अरे भाई, आज मैं तुम्हें एक अमेरिकन साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म इडियोक्रेसी के बारे में बताने वाला हूँ। सावधान रहना, स्पॉयलर्स आने वाले हैं। ध्यान रखना। फिल्म की कहानी 2005 में शुरू होती है। फिल्म की शुरुआत में ये बताया जाता है कि इंसानी विकास एक अहम मोड़ पर है। ज़्यादातर साइंस फिक्शन वाली थ्योरीज कहती हैं कि इंसानों का भविष्य और ज़्यादा एडवांस्ड होगा, लोग और स्मार्ट होंगे। लेकिन क्योंकि इंसान पहले से ही फूड चेन के टॉप पर हैं, उनका इवोल्यूशन बुरी तरफ मुड़ जाता है। वक्त के साथ लोग और बेवकूफ़ होते जाते हैं। ऐसे हालात में यूएस आर्मी के लाइब्रेरियन कॉर्पोरल जो बॉवर्स के सीनियर्स उनके पास आते हैं और एक अहम प्रयोग का हिस्सा बनने का प्रस्ताव रखते हैं। जो रिटायरमेंट तक लाइब्रेरियन ही बने रहने की सोच रखता था, थोड़ा चिढ़ जाता है, लेकिन उसे आदेश मानने पड़ते हैं। फिर हमें कुछ हाई रैंकिंग मिलिट्री अधिकारियों की एक प्राइवेट मीटिंग में ले जाया जाता है। जनरल कॉलिंस अपने आइडिया दूसरे ऑफिसर्स को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने एक ह्यूमन हाइबरनेशन पॉड बना लिया है जो इंसानों को अनिश्चित समय तक सुरक्षित रख सकता है। ये इसलिए है ताकि इंसान अपने सबसे बेहतरीन लोगों को उनके बेहतरीन समय में सुरक्षित रख सकें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें वापस जिंदा कर सकें। उन्होंने जो को पहले टेस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए चुना है क्योंकि वो सेना में सबसे औसत आदमी है और उसका कोई तत्काल परिवार नहीं है। वैसे ही उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए एक औरत की भी ज़रूरत थी, लेकिन मिलिट्री में उन्हें कोई सही फिट नहीं मिला। इसलिए कॉलिंस ने रीता नाम की एक वेश्या को चुना। वह ऑफिसर्स को उसकी और रीता के मैनेजर अपग्रेड की पार्टी करते हुए तस्वीरें दिखाता है, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोगों को अजीब सा महसूस होता है। वह प्रेजेंटेशन खत्म करते हुए कहता है कि सब्जेक्ट्स को कल पॉड्स में डाल दिया जाएगा और एक्सपेरिमेंट 1 साल तक चलेगा। क्योंकि यह प्रयोग बहुत ही गोपनीय है, कमरे में मौजूद अधिकारियों को किसी के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं है। अगले दिन जो और रीता एक वेटिंग रूम में साथ होते हैं। जो अपना परिचय देता है और रीता से पूछता है कि वह किस सेक्टर से है। वेश्या होने का खुलासा न करने के लिए रीता कहती है कि वह एक पेंटर है। फिर दोनों को फो पर लगाया जाता है और 2 इंसानी हाइबरनेशन पॉड्स में डाल दिया जाता है। रीता घबरा जाती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसे यकीन दिलाता है कि वैज्ञानिकों को पता है कि वे क्या कर रहे हैं। वह उसे यकीन दिलाता है कि वे सिर्फ 1 साल के लिए अंदर रहेंगे, इसलिए सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। आखिरकार दोनों को पॉड्स के अंदर सील कर दिया जाता है। लेकिन जब ऑफिसर कॉलिंस को वेश्यावृत्ति में शामिल होने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो सब बदतर हो जाता है। उसके साथ ही अपग्रेड को भी एक वेश्यावृत्ति रिंग का मुखिया होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। नतीजा ये होता है कि हाइबरनेशन पॉड्स की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचता। एक कांड की वजह से मिलिट्री बेस बंद हो गया है और जहां पॉड्स रखे थे वो बिल्डिंग गिरा दी गई है। जो और रीता सालों तक पॉड में सोए पड़े रहते हैं। हालांकि इन दोनों के लिए हालात बहुत खराब लग रहे हैं, लेकिन इंसानों के लिए स्थिति और भी ज़्यादा भयानक है। इंसान तेज़ी से कम बुद्धिमान प्राणियों में बदलने लगे हैं। औसत बुद्धिमत्ता का ग्राफ समय के साथ लगातार गिरता जा रहा है। कुछ लोगों को उम्मीद है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और विज्ञान इस विकास की दिशा को बदल सकते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे चतुर वैज्ञानिक तुच्छ प्रयोगों में उलझे हुए हैं, जैसे कि बालों के झड़ने को रोकना और इरेक्शन को लंबा करना। इस बीच आबादी बढ़ती जा रही है और बुद्धिमत्ता लगातार गिरती जा रही है, यहाँ तक कि साल 2505 तक। इन सालों में मानवता कचरे के निपटान जैसे बुनियादी मुद्दों को हल करने में नाकाम रहती है। तो सदियों से कचरा बिना किसी योजना के जमा होता जा रहा है। इसकी वजह से 2505 में एक बड़ा कचरा हादसा होता है। एक दिन एक भारी कचरे का ढेर जो के हाइबरनेशन पॉड को एक घर में धकेल देता है। जो पॉड से बाहर निकलता है, चक्कर खाकर और घबराया हुआ। घर में रहने वाले आदमी का नाम फ्रिटो पेंडेजो है। फ्रिटो घर में पड़े कचरे के ढेर और अजनबी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है और टीवी पर अजीबोगरीब शो देखता रहता है। वो सिर्फ जो को चुप रहने के लिए कहने के लिए उठता है। पता चलता है कि उसके सोफे में टॉयलेट भी लगा हुआ है,
ताकि उसे बार बार उठना न पड़े। फिर वो जो को खिड़की से बाहर धकेल देता है। बाहर की दुनिया जो को हैरान कर देती है और वो खुद से बोलता है कि सिर्फ 1 साल में कितना कुछ बदल गया है। लेकिन उसे पता नहीं कि वो असल में साल 2505 में आ गया है। उसे सड़क किनारे कुछ लोग दिखते हैं जो स्लैंग और गुर्राहट में बात कर रहे होते हैं। जो उनकी बात समझ सकता है, लेकिन जब वो सामान्य तरीके से बोलता है तो वो उसे गाली देते हैं और भगा देते हैं। उलझन और चक्कर में जो पास के हॉस्पिटल जाने का फैसला करता है। वहाँ वो रिसेप्शन पर जाता है और उसे बताता है कि वो आर्मी से है। औरत उलझन में पड़ जाती है और अपने डेस्क पर बटन दबाने लगती है। एक आवाज़ जो को बताती है कि वह दाईं और डायग्नोस्टिक एरिया में जाए। उलझन में वह फव्वारे से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एनर्जी ड्रिंक मिलती है। ड्रिंक का नाम ब्रॉन्डो है, पानी नहीं। जब जो एक आसपास खड़े आदमी से पानी मांगता है तो वह आदमी उस पर हंसता है, क्योंकि वह कुछ ऐसा चाहता है जो शौचालय में इस्तेमाल होता है। वो कुछ पीते हैं जो शौचालय में इस्तेमाल होता है। पता चलता है कि ब्रॉन्डो का इस्तेमाल नहाने से लेकर पीने तक हर चीज़ के लिए होता है। पानी सिर्फ शौचालय में इस्तेमाल होता है। फिर वो डायग्नोस्टिक एरिया में जाता है, जहां उसे अपने मुंह, कान और गुदा में प्लग डालने होते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी ने प्लग को गलत जगह पर लगा दिया। जो को ये देखकर घिना गई और उसने प्रक्रिया खत्म कर दी। फिर उसे डॉक्टर के पास भेज दिया गया। इंतज़ार करते हुए उसने एक मैगज़ीन पर 2505 की तारीख देखी, लेकिन उसे लगा कि ये प्रिंटिंग की गलती है। डॉक्टर ने जो के स्वास्थ्य से जुड़े सवालों का जवाब किक-एस दे दिया। वो जो को पागल बोलता है और $5 अरब की फीस मांगता है। फिर जो बिल पर 2505 देखता है। उसे समझ में आता है कि वो 500 साल से पौड़ में है। शक करते हुए जो खिड़की से बाहर झांकता है और शहर की हालत देखकर हैरान रह जाता है। इमारतें गिर रही हैं, कुछ रस्सियों से बंधी हुई हैं। शहर भी कचरे से पटा पड़ा है। इसी बीच डॉक्टर घबरा जाता है, क्योंकि जो के हाथ पर नागरिक टैटू नहीं है। जो घबराकर हॉस्पिटल से भाग जाता है और डॉक्टर उसकी हॉस्पिटल बिल ना चुकाने की वजह से पुलिस को फ़ोन कर देता है। एक कहानीकार बताता है कि जो एक संकटग्रस्त दुनिया में जाग गया है। अर्थव्यवस्था को नज़रअंदाज कर दिया गया है, धूल भरी आंधी ने खाने के सामान को तबाह कर दिया है, और टॉप मूवी का नाम है गांड। वह ऑस्कर जीतने वाली फिल्म देखता है, जो किसी के पिछवाड़े को 90 मिनट तक घूरने के अलावा कुछ नहीं है। सीधे 90 मिनट। रात में उसे अनस्कैनेबल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदालत ले जाया जाता है। वहाँ उसका वकील फ्रिटो पेंडेजो होता है, जो 2505 में जो से मिलने वाला पहला इंसान था। 2505 में पहला। फ्रिटो उसका मजाक उड़ाता है और अदालत में हंसी छूट जाती है। जो ने अपनी बात तर्कसंगत तरीके से रखी, ये समझाते हुए कि वो स्कैन क्यों नहीं हो सकता, लेकिन वकील और जज सिर्फ उस पर हंसने लगे। आखिरकार जज ने उसे दोषी ठहराया और जेल की सजा सुना दी। इसी बीच रीता भी पॉड से बाहर आ गई, अपने मैनेजर और बॉयफ्रेंड अपग्रेड से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब फ़ोन ने उससे $2000 मांगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाई। फौरन ही एक आदमी उसके पास आता है, जिसे वह अपने पैसे लेने के लिए बेवकूफ़ बनाती है। इसी बीच जो को एक ऑटोमेटेड टैटू फैसिलिटी में ले जाया जाता है, जहां नागरिकों को एक पहचान वाला टैटू मिलता है जो उन्हें स्कैनेबल बना देता है। मशीन उसका नाम पूछती है, लेकिन जो इस स्थिति के बारे में अपनी उलझन बताने लगता है। नतीजतन मशीन उसका नाम नॉट श्योर रिकॉर्ड कर लेती है और उसकी कलाई पर टैटू कर देती है। उसके आसपास के लोग उसे नॉट श्योर कहने लगते हैं। फिर उसका एम्पलीट्यूड और आईक्यू टेस्ट होता है, जहां उसे बेसिक जोड़ के सवालों के जवाब देने होते हैं। जो सारे सही जवाब देता है और हैरान होता है कि दूसरे लोग आकृतियों को पहचानने में क्यों नाकाम हैं। इसके बाद उसे जेल ले जाया जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि आजकल की दुनिया में सब बेवकूफ़ हैं। इसलिए वह गार्ड को बताता है कि उसे आज रिहा होना है।
भोले भाले गार्ड ने उसे जाने दिया, लेकिन अलार्म बज उठे कि एक कैदी भाग गया है और पुलिस उसे गलियों में पीछा करने लगी। जो बच निकलता है और फ्रिटो के घर वापस आ जाता है। उसे पक्का यकीन है कि पिछले 500 सालों में टाइम मशीन बन चुकी है और वो फ्रिटो की मदद से उसे हासिल करना चाहता है। फ्रिटो मदद करने में हिचकिचा रहा है, लेकिन जो उसे 8 अरब डॉलर देने का झांसा देकर बेवकूफ़ बना देता है। आखिरकार फ्रिटो टाइम मशीन का पता बता देता है। ठीक उसी वक्त पुलिस जो को ढूंढते हुए दरवाजे पर आ धमकती है। वो खिड़की से भाग निकलते हैं और कार से म्यूजियम की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात रीता से होती है, जो अभी भी उसी आदमी को बेवकूफ़ बना रही होती है। रीता उनकी कार में शामिल हो जाती है। उसे अपग्रेड से डर लग रहा होता है क्योंकि वो उससे पैसे मांग रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो मर चुका है। गाड़ी चलाते वक्त एक बाहरी डिवाइस जो के कलाई को स्कैन करता है, जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। तुरंत ही पुलिस वाले गाड़ी के पास आते हैं और गोली चलाने लगते हैं। जल्दी ही लोगों का एक गुट भी इसमें शामिल हो जाता है और झगड़ा शुरू हो जाता है। जो फ्रिटो और रीता वहां से भागने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद टाइम मशीन तक पहुंचना होता है। फिर जो उन्हें कॉस्टको ले जाता है, जो अब सारे कारोबार का केंद्र बन चुका है। वो यहाँ तक दावा करता है कि उसने कॉस्टको में ही कानून की पढ़ाई की है। मेट्रो का इंतजार करते हुए रीता टॉयलेट चली जाती है। उसके लौटने से पहले जो की कलाई गलती से स्कैन हो जाती है, जिससे पूरे इलाके को एक अपराधी की मौजूदगी का अलर्ट मिल जाता है। मेट्रो आती है और फ्रिटो उसमें चढ़ जाता है, लेकिन जो रीता का इंतजार करता है और पुलिस के हाथ लग जाता है। हालांकि इस बार उसे जेल की बजाय व्हाइट हाउस ले जाया जाता है। वहां एक उलझा हुआ जो राष्ट्रपति कामाचो और उनकी सचिवों से मिलता है। कामाचो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे लगा था कि जो का सिर बड़ा होगा क्योंकि वह होशियार है। पता चला कि जेल में जो ने जो आईक्यू टेस्ट दिया था, उसने सबको हैरान कर दिया क्योंकि उसका आईक्यू उनके देखे सबसे ज्यादा था। इसलिए उसकी बुद्धिमत्ता की वजह से राष्ट्रपति ने जो को नया गृह मंत्री नियुक्त कर दिया। जो को हैरानी हुई जब उन्होंने उसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भी घोषित कर दिया। फिर सब लोग प्रतिनिधि सभा में गए, जहां राष्ट्रपति ने घोषणा की कि खाने की कमी और धूल भरी आंधियों की समस्याएं उनके नए गृह मंत्री श्री जो द्वारा हल की जाएंगी। पता नहीं, वो ये भी वादा करता है कि अगर जो समस्या सुलझा देगा तो उसकी जेल की सज़ा माफ़ कर देगा। उसके बाद एक कैबिनेट मीटिंग होती है जहां सचिव जो से कुछ समझदारी भरी बात कहने को कहते हैं। जो कुछ अजीब पेचीदा शब्द बोल देता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो असल में समझदार है। फिर जो फ्रिटो से टाइम मशीन की लोकेशन का नक्शा बनाने को कहता है ताकि वो सेक्रेटरीज को ध्यान भटका सके। बाद में वो उन्हें एक खेत पर ले जाता है जहां फसलें उगाने की बात हो रही है। वो उनसे रीता को बुलाने को भी कहता है क्योंकि हो सकता है वो फसलों में मदद कर सके। अब सब लोग खेत पर हैं, जहां फ्रिटो चुपके से जो को नक्शा थमा देता है। उसी वक्त रीता आ जाती है। जो उसे एक तरफ ले जाता है, मैप का इस्तेमाल करके भागने की सोच रहा होता है। लेकिन उसकी योजना फेल हो जाती है जब उसे पता चलता है कि फ्रिटो का मैप बस एक लकीर है। फिर जो को समझ में आता है कि लोग फसलों को ब्रांडो नामक एनर्जी ड्रिंक से सींच रहे हैं। वो पानी की जगह ब्रांडो इस्तेमाल करने के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाता है। सेक्रेटरीज को उसका आइडिया बेहुदा लगता है, तो उनसे बहस करने की बजाय वो बस उन्हें बोलता है कि वो पौधों से बात कर सकता है और पौधों को पानी चाहिए। जो को ये नहीं पता कि एनर्जी ड्रिंक की वजह से मिट्टी की ऊपरी परत पर नमक जम गया है, जिससे पौधे मर गए और धूल भरी आंधियां आने लगीं। तो असल में वो उनकी समस्याएं सुलझा रहा है। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जल्द ही एनर्जी ड्रिंक ब्रांडो के स्टॉक घटती उत्पादन की वजह से जीरो हो जाते हैं। इससे आधी आबादी बेरोजगार हो जाती है। व्हाइट हाउस के बाहर दंगा हो रहा है। खबरों में आ रहा है कि जो को बेरोजगारी फैलाने के आरोप में कोर्ट ले जाया गया है और उसे दोषी पाया गया है।
उसे एक रात के लिए रिहैबिलिटेशन में भेजा गया है। इस नई दुनिया में रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि एक अपराधी को एक बड़े ट्रक द्वारा एक अखाड़े में पीछा किया जाता है, जबकि भीड़ ट्रक के लिए चिल्लाती है। रिहैबिलिटेशन अक्सर अपराधी की मौत के साथ खत्म हो जाता है। जो को अखाड़े में ले जाया जाता है, जबकि रीता व्हाइट हाउस वापस आती है, फ्रिटो के साथ टाइम मशीन पर जाने की तैयारी कर रही होती है। रिहैबिलिटेशन पूरे देश में प्रसारित होता है। जो एक छोटी कार चलाते हुए एक विशाल हत्यारे ट्रक से पीछा किया जाता है। अचानक रीता को बाहर एक गुलाब का पौधा उगता हुआ दिखाई देता है। उसे समझ में आता है कि जो का पौधों को पानी देने का आइडिया काम कर गया और वो फ्रिटो से कहती है कि उसे एरिना ले चले। उसकी योजना होती है कि फसलों को टीवी पर दिखाकर जो की सज़ा माफ़ करवा ले। इसी बीच जो डेथ ट्रक से भागने की कोशिश में लगा होता है। रिता समय पर पहुंचती है, फ्रिटो के साथ फसलों की शूटिंग करने के लिए एक कैमरामैन को रिश्वत देती है। फिर वह मॉनिटरिंग रूम में कंट्रोल पैनल संभाल लेती है। फ्रिटो आखिरकार फसलों की शूटिंग करने के लिए मैदान में पहुंचता है। क्लिप को बड़ी स्क्रीन पर प्रसारित किया जाता है। ये सब देखकर प्रेसिडेंट कामाचो ने जो को बचा लिया और उसकी सज़ा माफ़ कर दी, जिससे भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। अब व्हाइट हाउस में एक फ्रैट पार्टी चल रही है और सब वहीं हैं। रीता ने खुलासा किया कि उसे भविष्य पसंद है और वह घर वापस नहीं जाना चाहती। जो हैरान तो हुआ, लेकिन उसने उसे अपने साथ चलने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की। वो अपनी अलविदा कहते हैं, लेकिन जो के जाने से पहले प्रेसिडेंट उसे स्टेज पर बुलाते हैं और उसे नया वाइस प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं। सब जो की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं, उसे 2505 में रुकने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। फिर कोई टाइम मशीन को एक बेवकूफ़ सवारी बुलाता है। फ्रिटो उलझे हुए जो को मशीन के पास ले जाता है और यह बताता है कि यह असल में बच्चों की सवारी है। ये असल में बच्चों की सवारी है। फिर दृश्य बदलता है और महीनों बाद की बात होती है, जब जो अमेरिका का राष्ट्रपति बन चुका होता है और रीता उसकी पत्नी और फर्स्ट लेडी। उसके नेतृत्व में एक नया युग शुरू होता है, जहां एक ज्यादा समझदार मानवता की उम्मीद की जाती है। समझदार बनो। उसके और रीता के 3 बच्चे हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे होशियार माना जाता है। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।